अस्सलाम वालेकुम डियर सीएसए स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे नेशनलाइजेशन ऑफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो एंड द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान 1970s। 1970 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने प्राइवेट सेक्टर्स को, प्राइवेट कंपनीज़ को, प्राइवेट बैंक्स को, हर चीज़ को नेशनलाइजेशन किया था। अब नेशनलाइजेशन को सबसे पहले हम समझते हैं इसका मतलब क्या है। उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और उसकी इकोनॉमी पॉलिसी रिफॉर्म्स जो भी उसने लाए वो सारा हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि नेशनलाइजेशन होता क्या है। नेशनलाइजेशन के बारे में आपको अगर पता चल गया तो उसके बाद ये ऐसे आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नेशनलाइजेशन को डिस्कस करते हैं। नेशनलाइजेशन क्या है? नेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि गवर्नमेंट किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी, कंपनी या इंडस्ट्री को अपने कंट्रोल में ले लेती है। ये स्टेप यूजुअली तब उठाया जाता है जब गवर्नमेंट चाहती है कि वो किसी सेक्टर या इंडस्ट्री को अपने लोगों के फ़ायदे के लिए चलाए, ना कि प्राइवेट ओनर्स के प्रॉफिट्स के लिए। जो प्राइवेट लोग होते हैं जो अपनी कंपनी बनाते हैं वो प्रॉपर जो मतलब कि उसको फ़ायदा होता है वो उसी को होता है, गरीब को, अवाम को उसमें कोई फ़ायदा नहीं होता। तो सिंपल एक्सप्लेनेशन अभी करते हैं हम। जब कोई कंपनी या फैक्ट्री किसी प्राइवेट इंसान या ग्रुप के पास होती है तो वो उसके अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए चलाते हैं। ठीक है, नेशनलाइजेशन का मतलब है कि गवर्नमेंट उस कंपनी या फैक्ट्री को अपने कंट्रोल में ले लेती है ताकि वो उनके पब्लिक के फ़ायदे के लिए चलाए। ठीक है, समझ गए आप। एग्जाम्पल, अगर एक प्राइवेट बैंक है जो सिर्फ अपने प्रॉफिट्स के लिए काम करता है और उसके कस्टमर्स को अच्छी सर्विसेज नहीं मिल रही हो तो गवर्नमेंट उस बैंक को नेशनलाइज कर सकती है ताकि वो बैंक आम लोगों को अच्छी बैंकिंग सर्विस दे सके। नेशनलाइजेशन का आइडिया ये होता है कि प्राइवेट ओनरशिप को रिप्लेस करके गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ और रिसोर्स का यूज़ करें ताकि गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ को, अपने रिसोर्स को यूज़ करे ताकि वो ज़्यादा लोगों को फ़ायदा दे सके, जैसा गरीबों को ज़्यादा मदद मिल सके और इकोनॉमी बेहतर हो सके। इसके लिए नेशनलाइजेशन मतलब कि जो भी प्राइवेट चीज़ें, कंपनी, प्राइवेट इंडस्ट्रीज़, प्रॉपर्टीज़, इंडस्ट्रीज़, कंपनीज़, बैंकेस जो भी प्राइवेट्स होती हैं उनको नेशनलाइजेशन किया जाता है, मतलब कि उनको गवर्नमेंट के अंडर किया जाता है। इसका सिंपल सा मीनिंग यही है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अभी हम बात करेंगे, अच्छा टॉपिक को शुरू करते हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नेशनलाइजेशन और पाकिस्तान की इकानमी। बैकग्राउंड में देखते हैं, 1971 में पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल वक्त था। 1971 में पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल वक्त था जब ईस्ट पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है वो अलग हो गया था और मुल्क का इकानमी भी बहुत बहाल था उस वक्त में। ठीक है, 1972 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हुकूमत संभाली और उस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी को सुधारने के लिए उन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट रिफॉर्म्स का प्लान बनाया। इन रिफॉर्म्स में सबसे बड़ा स्टेप था नेशनलाइजेशन, जिसका मतलब था कि गवर्नमेंट ने प्राइवेट कंपनीज और इंडस्ट्रीज़ को अपने कंट्रोल में ले लिया था। भुट्टो का मकसद ये था कि इकोनॉमी को ऐसे मैनेज किया जाए कि वो आम लोगों की बेहतरी के लिए काम करे, ना कि सिर्फ प्राइवेट ओनर्स के फ़ायदे के लिए। ये गवर्नमेंट का एक रिफॉर्म्स था इकोनॉमी के लिए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने नेशनलाइजेशन किया हर चीज़ को। नेशनलाइजेशन किस किस फील्ड में हुआ? जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किस किस फील्ड में और कौन कौन से जगह पर नेशनलाइजेशन सिस्टम अपना नाफिज किया?
बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, बैंक्स में और फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन होते हैं ना, उन पर उनको ये जुल्फिकार भुट्टो ने नेशनलाइजेशन किया, नेशनलाइज किया, गवर्नमेंट के अंडर किया। 1974 में भुट्टो ने सारी कमर्शियल बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया। इसका मतलब था कि बैंकिंग सिस्टम को आम लोगों के लिए काम करे, ना कि सिर्फ प्राइवेट बैंक्स के लिए। अब बैंक को प्राइवेट नेशनलाइजेशन का मतलब है, प्राइवेट बैंक्स थी उसको नेशनलाइज किया। नेशनलाइजेशन का मतलब है कि उन्होंने गवर्नमेंट के अंडर किया ताकि लोगों को फ़ायदा हो, बैंक के ओनर्स को नहीं हो। सिर्फ उसको भी हो लेकिन सिर्फ उसको ना हो। अभी तो सिर्फ प्राइवेट बैंक वालों को होता है। हैवी इंडस्ट्रीज, भुट्टो ने इंडस्ट्रीज, दूसरे नंबर पर हैवी इंडस्ट्रीज लिखा हुआ है। भुट्टो ने इंडस्ट्रीज जैसे कि स्टील मिल्स, सीमेंट फैक्ट्रीज और फर्टिलाइजर प्लांट्स को भी नेशनलाइज किया। ये इंडस्ट्रीज उनको लगता था कि कंट्रीज की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। अब जुल्फिकार अली भुट्टो ने हैवी इंडस्ट्रीज में क्या क्या आता है? स्टील मिल आती है, सीमेंट फैक्ट्रीज आती है, फर्टिलाइजर प्लांट्स को भी ये आते हैं, ठीक है, हैवी इंडस्ट्रीज। तो इसको भी जुल्फिकार अली भुट्टो ने प्राइवेट कर लिया। तीसरे नंबर पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, भुट्टो ने बहुत सी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स को भी नेशनलाइज किया, मतलब कि इन सब को गवर्नमेंट के अंडर किया और स्कूल्स नेशनलाइज किया ताकि एक एजुकेशन सब लोगों को मिल सके, ना कि सिर्फ अमीर लोगों को, ठीक है। नेशनलाइजेशन का ये मतलब था कि गरीब लोगों की मदद हो सके, हर चीज़ गरीबों के लिए भी हो अवेलेबल। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, रेलवे और दूसरी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में ले लिया गया ताकि ये एफिशिएंटली काम करें और आम लोगों को फ़ायदा हो, ठीक है। इसको गवर्नमेंट के अंडर कर दिया, जो प्राइवेट चीज़ें थी, जाके गरीबों को, लोगों को, आवाम को फ़ायदा हो सके, ठीक है। अभी हम देखते हैं, ये हो गया। अभी हम देखते हैं नेशनलाइजेशन के पॉजिटिव फ़ायदे, एस्पेक्ट्स, ठीक है। स्टेट का इकोनॉमिक कंट्रोल, पहले नंबर पर गवर्नमेंट ने जब इंडस्ट्रीज को अपने कंट्रोल में लिया तो वो उनको बेहतर मैनेज कर सकती थी और रिसोर्स को प्राइवेटली कंट्रोल्ड बिजनेस से ज़्यादा इफ़िशिएंटली यूज़ कर सकती थी, ठीक है। इसके लिए इसने किया। उसके बाद आता है सोशल वेलफेयर और इक्वलिटी। नेशनलाइजेशन अमीर और गरीब के बीच में फासले को कम नेशनलाइजेशन से अमीर और गरीब के बीच की फासला कम होता है। गवर्नमेंट अपने प्रॉफिट्स को सोशल वेलफेयर प्रोग्राम जैसे हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर सकती थी, जैसे गरीब लोगों को फ़ायदा मिलता था। तीसरे नंबर पर आता है नेशनल एंड डेवलपमेंट को बूस्ट देना। भुट्टो का ये मानना था कि नेशनलाइजेशन से पाकिस्तान को सेल्फ सस्टेन्ड इकोनॉमी मिल सकती है और ये कंट्री को आगे बढ़ा सकती है। रोज़गार एम्प्लॉयड के ज़्यादा मौके चौथे नंबर पर है, ठीक है। जब इंडस्ट्रीज नेशनलाइज हुई तो गवर्नमेंट से ज़्यादा लोगों को जॉब प्रोवाइड की, जो उस वक्त अनएम्प्लॉयड को कम करने में मददगार साबित हुई। पाँचवें नंबर पर आता है सोशल सर्विसेज एंड इम्प्रूवमेंट। एजुकेशन को नेशनलाइज करने से ज़्यादा लोग
खास करके गरीब फैमिलीज को अच्छी एजुकेशन मिलने लगी। ठीक है, और अभी आता है नेशनलाइजेशन के नेगेटिव नुकसान एस्पेक्ट। गवर्नमेंट की इनएफिशिएंसी, गवर्नमेंट जब इंडस्ट्री चलाती थी तो उनमें बहुत सी इनएफिशिएंसी देखने को मिली। प्राइवेट बिजनेसेस जैसे स्किल्स और मैनेजमेंट नहीं थे, इसलिए ये नेशनलाइज्ड कंपनीज ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं चल पाई। दूसरे नंबर पर ज़्यादा गवर्नमेंट कंट्रोल। नेशनलाइजेशन से गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत बढ़ गया और इससे करप्शन और ट्रांसपेरेंसी की कमी हुई। कुछ केसेस में ये मिसयूज भी किया गया। अब ट्रांसपेरेंसी मैंने आपको पहले समझा चुका हूँ किसी लेक्चर में। कंपटीशन जो होता है ना मुल्क में, कंपनियों का, ट्रेड का, कोई भी, उसमें कमी हो गई। प्राइवेट ओनरशिप में कंपटीशन होता है जो कि इंडस्ट्रीज को इफ़िशिएंट बनाता है। जब इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट के अंडर आ गई तो उन्हें कंपटीशन काफ़ी कम हो गया, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी को, इनोवेशन भी कम हुई। चौथे नंबर पर आता है गवर्नमेंट पर एक्स्ट्रा बर्डन। नेशनलाइज्ड इंडस्ट्रीज को चलाना गवर्नमेंट के लिए बहुत महंगा हो गया। गवर्नमेंट को इस इंडस्ट्रीज को फाइनेंशियली सपोर्ट करना पड़ता था, जो कि और ज़रूरी प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा कम पड़ने का सबब बना। पांचवें नंबर पर आता है इन्वेस्टमेंट की कमी। अब इन्वेस्टमेंट की भी कमी हो गई। फॉरेन और प्राइवेट इन्वेस्टर्स ने पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना कम कर दिया क्योंकि वो नेशनलाइजेशन पॉलिसी से खुश नहीं थे। ये पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ को रोकने का सबब बन गया। तो आगे चलते हैं। उसके बाद आता है नेशनलाइजेशन के बाद के असर। अब नेशनलाइजेशन सब कुछ हो गया, अब नेशनलाइजेशन हो गई मुल्क में, तो उसके बाद ये जो सारी कंपनी, एजेंसी, फैक्ट्री, इंडस्ट्री थी, ये सब नेशनलाइजेशन हो गई। कंपनी, ये सब कुछ ये गवर्नमेंट के अंडर आ गई। ठीक है, अभी इसको गवर्नमेंट रन करे, प्राइवेट इसका कोई मालिक नहीं। तो इसके बाद इसके असर क्या रहे, क्या इम्पेक्ट आया मुल्क पर। भुट्टो के बाद जब जनरल ज़ियाउल हक ने 1980 ईस्वी में हुकूमत संभाली तो नेशनलाइज इंडस्ट्रीज को प्राइवेटाइज करना शुरू कर दिया गया ताकि इकोनॉमी को रिवाइव किया जाए। रिवाइव का मतलब होता है रिवाइव, मतलब कि फिर से जगाना, फिर से नेशनलाइज को फिर से प्राइवेट करना, तो रिवाइव किया जा सके, इकोनॉमी को रिवाइव किया जा सके जैसे पहले थे वैसे ही। तो ये स्टेप इस बात को दिखाता है कि नेशनलाइजेशन से इकोनॉमी को जो चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स हुई उनको सॉल्व करने के लिए प्राइवेटाइजेशन का ज़रूरी है। अभी हम जो ये सब कुछ पढ़ा इसको हम समराइज करेंगे। ठीक है, समरी ये लिखी हुई है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो नेशनलाइजेशन का स्टेप लिया उसका मेन एम, मकसद ये था कि मुल्क की इकोनॉमी को गरीबों के लिए फ़ायदा मंद बनाया जाए। इससे कुछ पॉजिटिव चेंजेस भी आए, जैसे कि सोशल इक्वलिटी और एम्प्लॉयमेंट बढ़ना। इस तरह के ये इकोनॉमी के फ़ायदे हुए, सोशल इक्वलिटी और एम्प्लॉयमेंट हो गई। लेकिन नेगेटिव एस्पेक्ट, जो नेगेटिव असरात हुए भी बहुत थे, नेगेटिव असरात भी बहुत पड़े इस पे।
जैसे इनएफिशिएंटी और करप्शन और फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम होता गया। ठीक है, आज भी ये डिबेट होती है कि नेशनलाइजेशन पाकिस्तान के इकोनॉमिक ग्रोथ में मदद की या नहीं की, ये डिबेट चल रही है। ठीक है, तो ये टॉपिक इतना ही था, यही चीज़ें इसमें आती है। मैंने जो बात की वो साइट पर लिखा आ रहा था, वो आप देखकर समझ सकते हैं। तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, अगर कुछ आपको चाहिए तो कमेंट करें। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़।